नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आरसी सीरीज सर्किट। पहले आरएल सीरीज सर्किट पढ़ा था, यानी उसमें रेजिस्टेंस और इंडक्टर एक दूसरे के साथ सीरीज में कनेक्टेड होते थे। अब रेजिस्टेंस और कैपेसिटर एक दूसरे के साथ सीरीज में कनेक्टेड होंगे। तो देखिए जरा इस चीज को, ये है आ गया हमारा एसी सोर्स, लाइक दिस इज अवर एसी सोर्स। ये इसके साथ हमने कनेक्ट कर दिया एक अदद रेजिस्टेंस और एक अदद कैपेसिटर, सीरीज में दोनों कनेक्टेड हैं। ठीक होगा, और ये हमारा सर्किट हो गया कंप्लीट, और ये बन गया हमारा आरसी सीरीज सर्किट। दिस इज रेजिस्टेंस एंड दिस इज कैपेसिटर, कैपेसिटेंस, कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंसी। ये बन गया आरसी सीरीज सर्किट। अब हमने करना क्या है इसमें? करना हमने फिर वही है जो अभी तक हम सारे सर्किट्स के लिए करते आ रहे हैं। रेजिस्टिव सर्किट के लिए देखा, इंडक्टिव सर्किट के लिए देखा, कैपेसिटिव सर्किट के लिए देखा, फिर रेजिस्टिव एंड इंडक्टिव बोथ कंबाइंड यानी आरएल सर्किट, उसके लिए देखा। चारों केसेस में हमने यही देखा, इससे पहले के चारों केसेस में हमने यही देखा कि हम अपने गिवन सर्किट के लिए क्या करते हैं, वोल्टेज और करंट के दरमियान रिलेशन फाइंड करते हैं कि वोल्टेज और करंट में क्या रिलेशन बन रही है, कौन लीड कर रहा है, कौन लैग कर रहा है, और उसकी बेस पे हम अपनी फेजर डायग्राम ड्रा करते हैं, अपना ग्राफ ड्रा करते हैं और इक्वेशंस कंस्ट्रक्ट करते हैं करंट और वोल्टेज की। ठीक होगा, यहां भी तो यही काम करना है। यहां भी देखेंगे इस पूरे सर्किट में जो वोल्टेज ड्रॉप है और इस पूरे सर्किट में से फ्लो करने वाला जो करंट है, उन दोनों में से कौन लीड कर रहे हैं और कितना लीड कर रहे हैं। जब ये पता चल जाएगा, उसकी बेस पे फेजर डायग्राम भी ड्रा कर देंगे, ग्राफ भी ड्रा कर देंगे, और साथ ही साथ अपनी इक्वेशंस भी कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। आगे समझ बात की? तो करते हैं फिर स्टार्ट। देखें जरा, पहले देखें फॉर रेजिस्टिव सर्किट, यानी बिल्कुल वही हमने बिल्कुल उसी रूल को हमने फॉलो करना है जो कल आरएल सर्किट में ये सब कुछ फाइंड करते हुए हमने यूज किया था। यानी रेजिस्टिव सर्किट के लिए हमने अलग से इक्वेशन देखी थी, उसकी फेजर डायग्राम देखी थी, इंडक्टिव सर्किट की अलग से फेजर डायग्राम देखी थी, और फिर आरएल के केस में दोनों फेजर डायग्राम को मर्ज कर दिया था। यहां भी वही काम करना है, पहले रेजिस्टिव के लिए देखेंगे, फिर कैपेसिटिव के लिए देखेंगे, और फिर दोनों फेजर डायग्राम को मर्ज कर देंगे आपस में। तो देखें जरा, पहले रेजिस्टिव सर्किट के लिए, फॉर रेजिस्टिव सर्किट। ठीक हो गया। अब जरा देखें रेजिस्टिव सर्किट के लिए। तो रेजिस्टिव सर्किट के लिए हमें याद है बड़े अच्छे तरीके से किस तरह की फेजर डायग्राम होती थी। फेजर डायग्राम इस तरह की होती थी, ये है हमारी वोल्टेज और ये आ गया हमारा करंट, लाइक ऐसे, दिस इज अवर करंट। ठीक हो गया, वोल्टेज एंड करंट ये आपके सामने है। अच्छा, एंगल कितना था इनमें? फेज डिफरेंस हमें पता है 0 का था। ठीक है, फेज डिफरेंस पीडी लिख देता हूं, पोटेंशियल डिफरेंस ना समझ लीजिएगा, पूरा ही लिख देता हूं, आप लोगों ने कुछ और ही समझ लेना है। फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस कितना था? फेज डिफरेंस दैट वाज 0। अच्छा, ये तो है आर सर्किट। इसी तरह फिर इंडक्टिव सर्किट, उसके लिए फेजर डायग्राम क्या थी? सॉरी, नॉट इंडक्टिव, कैपेसिटिव सर्किट। फॉर कैपेसिटिव सर्किट, सी सर्किट। अब देखें जरा, सी सर्किट जो है, कैपेसिटिव सर्किट जो है हमारा, इसके लिए हमारी फेजर डायग्राम कैसी बनी थी? हमें पता है कि कैपेसिटिव सर्किट में करंट लीड कर रहा होता था, तो जब करंट लीड करेगा तो देखें जरा, ये बनेगी फेजर डायग्राम इस तरह से, ये आ गया करंट। ठीक हो गया, ये आ गया करंट, और ये आ गई हमारी वोल्टेज इस तरह से। लेकिन 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 हमने कल देखा था ना आरएल सर्किट के केस में कि हमारा करंट जो है दोनों केसेस में एक ही एक्सिस पे मौजूद था, और करंट को एक ही एक्सिस पे होना भी चाहिए। यानी करंट या तो दोनों के दोनों करंट्स वर्टिकल एक्सिस पे हो या दोनों हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हो। कल जो हमने देखा था आरएल सर्किट के केस में, वहां पे करंट दोनों ही हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे थे। यहाँ पे मसला खड़ा हो गया है, यहाँ पे वो वाला करंट जो है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे है, और जो कैपेसिटिव सर्किट का करंट है ये वर्टिकल एक्सिस पे आ गया। हम चाहते हैं कि दोनों सेम एक्सिस पे हो, तो हम क्या करेंगे, हम अपनी फेजर डायग्राम को पकड़ के रोटेट कर देंगे। ठीक होगा, किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में रोटेट करेंगे, लाइक ऐसे। ठीक हो गया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो जब रोटेट करेंगे तो फेजर डायग्राम कैसी बनेगी? ऐसी बनेगी। तो मैं और करके लिख देता हूं, और ऐसी भी बन सकती है फेजर डायग्राम, लाइक इस तरह से। ये आ गया हमारा करंट हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, और वोल्टेज किधर आ जाएगी? अब वोल्टेज चली जाएगी नीचे वर्टिकल एक्सिस पे, नीचे। ध्यान रखिएगा इस चीज का। तो ये आ गई वोल्टेज, लाइक इस तरह से। ठीक हो गया जी, यहां तक मुझे बताएं कोई मसला? क्लियर है सर? ओके नो ओके,
ठीक है, अब जरा देखें, ये वाला करंट और ये वाली वोल्टेज किसकी थी? रेजिस्टिव सर्किट की थी। तो यहाँ पे मैं आई आर लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं वी आर लिख देता हूँ, आई आर एंड वी आर, यानी रेजिस्टिव सर्किट की वोल्टेज, रेजिस्टिव सर्किट का करंट। ये करंट और वोल्टेज किसके हैं? कैपेसिटिव सर्किट के हैं। तो इसके साथ आईसी लिख दिया यानी कैपेसिटिव सर्किट का करंट, और इसके साथ वीसी लिख दिया यानी कैपेसिटिव सर्किट की वोल्टेज। इसी तरह यहां भी तो यही है, जरा उसी को रोटेट किए, कैपेसिटिव सर्किट की वोल्टेज एंड दिस इज करंट ऑफ कैपेसिटिव सर्किट आईसी। आगे समझ बात की? अच्छा, अब जरा देखें, अब हमने क्या करना है? अब हमने फाइनली ड्रॉ करना है अपने आरसी सर्किट की फेजर डायग्राम। तो आरसी सर्किट की फेजर डायग्राम जब मैं ड्रॉ करूंगा, किस तरह से ड्रॉ करूंगा? तो देखिए, ये लिखा फॉर आरसी सर्किट, फॉर आरसी सर्किट। अब जरा देखें, आरसी सर्किट की फेजर डायग्राम में ड्रॉ करने वाला हूं अगेन। अब जरा देखिएगा, अब करंट आ चुके ना सेम एक्सिस पे, जैसे कल थे, जैसे आर एल सर्किट के केस में थे। तो आर एल सर्किट के केस में भी रेजिस्टर और इंडक्टर के करंट सेम एक्सिस पे थे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे थे। अब यहां भी तो वही काम हो चुका है, यहां भी रेजिस्टिव सर्किट का करंट और कैपेसिटिव सर्किट का करंट दोनों हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आ चुके हैं। लिहाजा अब जो फेजर डायग्राम हम ड्रा करेंगे उसमें करंट को कंसिडर नहीं करेंगे, बल्कि कंसिडर करेंगे तो किसको करेंगे? वोल्टेजेस को करेंगे, क्योंकि दोनों की दोनों वोल्टेजेस अब एक एक्सिस पे, सेम एक्सिस पे नहीं है। ये वाली वोल्टेज हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे है, ये वाली वोल्टेज वर्टिकल एक्सिस पे है। लिहाजा इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे और उसकी बेस पे अपने आरसी सर्किट की फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ठीक होगा? तो जरा देखिएगा इस चीज को, ये मैंने लिखा, ये ड्रॉ की वी आर वोल्टेज, दिस इज अवर वी आर वोल्टेज, और वीसी वोल्टेज की तरह वर्टिकली डाउनवर्ड। तो ये आ गई हमारे वीसी, ये आ गई हमारी वोल्टेज वीसी। ठीक हो गया? अब हमने आरसी सर्किट की वोल्टेज फाइंड करनी है ना। तो देखें, आरसी सर्किट की वोल्टेज क्या, वो आरसी सर्किट की जो वोल्टेज ड्रॉप है वो क्या होगी? आरसी सर्किट की ये वोल्टेज ड्रॉप होगी, यानी रेजिस्टर और कैपेसिटर दोनों के अक्रॉस मिला के टोटल वोल्टेज ड्रॉप। ठीक हो गया? रेजिस्टर और कैपेसिटर दोनों के अक्रॉस मिला के टोटल वोल्टेज ड्रॉप। दूसरी साइड पे ड्रॉ कर देता हूं, ये रेजिस्टर और कैपेसिटर दोनों के अक्रॉस मिला के टोटल वोल्टेज ड्रॉप, दैट विल बी अवर वी आर एल, नॉट आर एल, आर सी, क्या लिख रहा हूं बार बार मैं, वी आर सी। ठीक हो गया? दिस इज वी आर सी, यानी रेजिस्टर और कैपेसिटर दोनों के अक्रॉस मिला के टोटल वोल्टेज ड्रॉप। अब जब टोटल वोल्टेज ड्रॉप फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे? जाहिर सी बात है, रेजिस्टर की वोल्टेज ड्रॉप प्लस कैपेसिटर की वोल्टेज ड्रॉप, रेजिस्टर की वोल्टेज ड्रॉप प्लस कैपेसिटर की वोल्टेज ड्रॉप। वेक्टर फॉर्म में देखें तो ये रेजिस्टर की वोल्टेज ड्रॉप, ये कैपेसिटर की वोल्टेज ड्रॉप। अब हमने इन दोनों का सम फाइंड करना है ना, टोटल वोल्टेज ड्रॉप फाइंड करने के लिए, तो इन दोनों का वेक्टर सम फाइंड कर लेंगे। इन दोनों का वेक्टर सम क्या आएगा? बिल्कुल सीधा सीधा, जाहिर सी बात है, हेड टू टेल रूल के मुताबिक ये आ जाएगा इनका वेक्टर सम। ठीक हो गया? तो दिस इज टोटल वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आर एंड सी। ठीक हो गया? अब जरा देखें, ये वी आर सी, ये जो टोटल वोल्टेज ड्रॉप है, ये हमारे हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहे हैं? ये एंगल बना रहे हैं फाई। अब आप लोग इस डायग्राम को देख के मुझे बताएं कि ये वी आर सी जो है, यानी वोल्टेज ड्रॉप, टोटल वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आर एंड सी, ये टोटल वोल्टेज ड्रॉप जो है, ये रेजिस्टिव वोल्टेज ड्रॉप को लीड कर रहा है या लैग कर रहा है? जी, it is clear from this phase diagram, it is clear from last phase diagram, last phasor, आखिरी फेजर से ही क्लियर है क्या? that what, that VRC lags behind, VRC lags behind, किसको लैग कर रहा है? VRC किसको लैग कर रहा है? VR को लैग कर रहा है, lags behind VR, VR कितना? बाय एंगल फाई, फाई एंगल उसको लैग कर रहा है। वो फाई एंगल कितना, उसकी कैलकुलेशन करते हैं अभी। ठीक है, अभी जस्ट हम देख रहे हैं कौन लीड कर रहा है, कौन लैग कर रहा है। तो ये पता चल गया कि VRC जो है, VR को लैग कर रहा है, यानी टोटल वोल्टेज ड्रॉप जो है, टोटल वोल्टेज ड्रॉप जो है वो रेजिस्टर वाले वोल्टेज ड्रॉप को लैग कर रहा है। कितना? फाई एंगल। अब जरा एक चीज देखिएगा कि VR और करंट क्या सेम एक्सिस पे नहीं है? सेम एक्सिस में। तो इसका मतलब है कि VRC अगर VR को लैग कर रहा है तो करंट को भी लैग कर रहा है, क्योंकि करंट भी तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे है। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं, दिस इंप्लाइज दैट, यहां से हमने ये रिजल्ट निकाला
कि VRC लैग्स किसको लैग कर रहे हैं? VRC लैग्स करंट, ठीक है, कितना? बाय एंगल फाई एंगल उसको लैग कर रहे हैं। तो यहां से ये तो हमें पता चल गया कि कौन लीड कर रहे हैं, कौन लैग कर रहे हैं। तो क्लियर हो गया कि वोल्टेज ड्रॉप जो है वो करंट को लैग करेगा, ठीक हो गया। और ये करंट कौन से वाला करंट है? आर करंट भी है, सी करंट भी है, रेजिस्टिव करंट भी है, कैपेसिटिव करंट भी है। तो रेजिस्टिव करंट कहें, कैपेसिटिव करंट कहें, या पूरा आरसी करंट कहें, सेम होगा, क्योंकि सीरीज में करंट सेम होता है। जितना रेजिस्टेंस में से करंट गुजर रहा है उतना ही कैपेसिटर में से गुजर रहा है, और उतना ही थ्रू पूरे सर्किट से गुजर रहा है। तो ये करंट जो है ये कौन सा करंट है? ये है आरसी करंट। ये चीज क्लियर हुई आप लोगों को? जी हाँ जी, यस सर। ओके। अब हम कैलकुलेशन करते हैं अपने फाई एंगल के लिए, लेकिन उसके लिए पहले अगेन हम वोल्टेज ड्रॉप्स देख लेते हैं कि टोटल वोल्टेज ड्रॉप यानी VRL वो होगा कितना? VRC, सॉरी बार बार VRL कह रहा हूं, VRC, वो VRC होगा कितना? तो देखें, जी जी सर ये दोबारा बता दें कैसे टोटल वोल्टेज जो रेजिस्टिव वोल्टेज को लीड या लैग करेगी। मैंने ये कहा, ये बिल्कुल डायग्राम से क्लियर है। ये टोटल वोल्टेज है, RC वोल्टेज यानी रेजिस्टर कैपेसिटर की मिला के टोटल वोल्टेज, ये रेजिस्टिव वोल्टेज है, और सॉरी ये RC वोल्टेज है और ये रेजिस्टिव वोल्टेज है। तो RC वोल्टेज रेजिस्टिव वोल्टेज से फाई एंगल पीछे है, डायग्राम से नजर आ रहा है। तो जब VR से फाई एंगल पीछे है तो इसका मतलब है VRC करंट से भी फाई एंगल पीछे है, क्योंकि VR और करंट सेम एक्सिस पे है। VR और करंट सेम एक्सिस पे है। तो जब सेम एक्सिस पे है तो अगर VRC VR को लैग कर रही है तो इसका मतलब है करंट को भी लैग करेगी। ये चीज मैंने यहाँ पे कही थी, ये आपके सामने लिख भी दी है, ठीक हो ओके गया? सर क्लियर है। अच्छा ओके अच्छा, अब हम कैलकुलेट करते हैं अपने VRC को। अब इसी डायग्राम को देखें और मुझे बताएं कि VRC किसके इक्वल होगा अकॉर्डिंग टू अगेन पैथागोरस थ्योरम? वो होगा VR स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर। वेक्टर सम का फार्मूला, वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करने का फार्मूला आपको पता है कि किसी भी रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हम कैसे कैलकुलेट करते थे? रिजल्टेंट इज इक्वल टू दोनों ओरिजिनल वेक्टर, अगर ए और बी ओरिजिनल वेक्टर है तो ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर। अगर ए और बी जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, सपोज ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो ए और बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए ना। तो रिजल्टेंट वेक्टर अगर ये बन रहे हैं तो रिजल्टेंट वेक्टर कैसे फाइंड करते थे? इन दोनों ये जो कंपोनेंट वेक्टर्स हैं इनके स्क्वायर का सम इनसाइड द स्क्वायर रूट दैट प्रोवाइड्स अस द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स, ठीक है। तो इसी तरह यहां भी तो देखें, ये VRC जो है ये VR और VC का रिजल्टेंट है, तो लिहाजा VRC का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट विल बी इक्वल टू VR स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर इनसाइड द स्क्वायर रूट। सिंपल, आगे समझ। अब जरा देखें अगले स्टेप में ये क्या बनेगा। दिस इज इक्वल टू VR को मैं क्या लिखूंगा ओहम्स लॉ के मुताबिक? इसे लिखूंगा IR, लेकिन ऊपर स्क्वायर है तो I स्क्वायर R स्क्वायर, प्लस VC को मैं क्या लिखूंगा? इसे लिखूंगा I और साथ में VC यानी कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप। तो जब कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप है तो कैपेसिटर की ऑपोजिशन आएगी, और कैपेसिटर की ऑपोजिशन कैपेसिटिव रिएक्टेंस होती है, तो ये लिख दी साथ में कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और क्योंकि स्क्वायर है तो ये दोनों स्क्वायर्स भी आ गए, ठीक हो गया। अब ये आई स्क्वायर कॉमन आएगा, स्क्वायर रूट से बाहर आके क्या रह जाएगा? सिर्फ आई रह जाएगा। तो ये स्क्वायर रूट से बाहर आके रह गया आई, और ये आ गया अंदर R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर, ठीक हो गया। और अगले स्टेप में क्या बना, यहां से अब मैं मिटा रहा हूं इसको, जस्ट समझाने के लिए लिखा था ये। तो अगले स्टेप में ये क्या बनेगा? ये बन जाएगा दिस इज इक्वल टू VRC इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू I, और ये सारे का सारा जो फैक्टर है इसको मैं क्या देता हूं? इंपीडेंस Z, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखें ये दो रेजिस्टेंसेस, दो ऑपोजिशंस का वेक्टर सम है। ये ऑपोजिशन है रेजिस्टर की, ये ऑपोजिशन है कैपेसिटर की। ये रेजिस्टर है, ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। तो जब दो ऑपोजिशंस का जब ये वेक्टर सम है तो एक नई क्वांटिटी जो बनेगी वो भी तो ऑपोजिशन ही होगी। तो ये मैंने लिख दी नई क्वांटिटी ऑपोजिशन, दैट इज इंपीडेंस, ठीक है। ये कल भी मैंने आपको बताया था। तो यहां से Z क्या होगा, यहां पे सिंस करके मैं लिख देता हूं, सिंस Z इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर is called impedance, is called impedance of
आरसी सर्किट ऑफ आरसी सर्किट, ये आरसी सर्किट की इंपीडेंस कहलाती है। आगे समझ बात की? तो ये आपके सामने कैलकुलेशन सारी, ये हमने कैलकुलेट कर लिया कि कौन लीड करेगा और कौन लैग करेगा, यहां तक कैलकुलेट किया। और सर्किट की इंपीडेंस यानी सर्किट कितनी ऑपोजिशन प्रोवाइड करेगा, सर्किट कितनी ऑपोजिशन देगा एसी के फ्लो के रास्ते में, वो हमने सारी की सारी इंपीडेंस भी कैलकुलेट कर ली, सारी ऑपोजिशन भी कैलकुलेट कर ली। अब फाइनली हमने क्या देखना है कि ये जो फाई एंगल जो है, इस फाई एंगल की अमाउंट कितनी है। ठीक है, तो पहले इसका लेने स्क्रीनशॉट, फिर मैं आ गया तो फर्दर कैलकुलेशन की तरफ। देखें कैलकुलेशन ऑफ फाई, कैलकुलेशन ऑफ फाई। देखें जरा, बिल्कुल क्लियर, हमारी जो फेजर डायग्राम थी वो किस फॉर्म में थी, अभी अभी हमने कैलकुलेट किया, मैं एक बार फिर से ड्रा कर देता हूं। यहां पे था VC, यहां था वी आर, ठीक हो गया, और यहां पे इन दोनों का बन रहा था VRC, ठीक हो गया। अच्छा, आई थिंक मैंने गलत ड्रा कर दिए, यहां पे था VR और वहां पे था VC, ऐसे था। अच्छा अब जरा देखें, और ये था वो एंगल फाई। अब इस फाई की जब हमने कैलकुलेशन करनी है तो बहुत आसान, फाई किसके इक्वल होगा, tan फाई। tan फाई क्या होता है, tan फाई y कंपोनेंट डिवाइडेड बाय x कंपोनेंट, y कंपोनेंट क्या है, y कंपोनेंट है VC, तो ये लिखा VC डिवाइडेड बाय x कंपोनेंट, x कंपोनेंट क्या है, वो है VR, तो ये लिख दिया VC बाय VR, और साथ में इधर आएगा नेगेटिव साइन। क्यों, वजह उसकी ये है कि VC देखें किस डायरेक्शन में है, नेगेटिव y एक्सिस की डायरेक्शन में है, तो जब VC नेगेटिव y एक्सिस की डायरेक्शन में है तो इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा। आगे समझ बात की? अच्छा अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, हमें तो फाई एंगल चाहिए ना, तो tan को उठा के दूसरी साइड पे ले जाइए, tan इनवर्स बन जाएगा, तो फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ माइनस VC डिवाइडेड बाय VR, एंड इट बिकम्स tan इनवर्स ऑफ माइनस का साइन एज इट इज VC, क्या होगा VC I मल्टीप्लाई ऑपोजिशन, ओहम्स लॉ के मुताबिक I मल्टीप्लाई ऑपोजिशन, तो ये लिख दिया I मल्टीप्लाई ऑपोजिशन। क्या है ऑपोजिशन, ऑपोजिशन डेफिनेटली यहाँ पे कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, ठीक होगा, तो ये लिख दिया XC, VC था ना, यानी वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर, तो फिर ऑपोजिशन भी तो कैपेसिटर की आएगी, और वो ऑपोजिशन क्या होती है, वो होती है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है, डिवाइडेड बाय नीचे VR यानी वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर, तो क्या होगा, करंट मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस की ऑपोजिशन, जो कि रेजिस्टेंस ही होती है, और आई और आई कैंसिल हो गए, बाकी क्या बना, बाकी बना tan इनवर्स ऑफ माइनस XC डिवाइडेड बाय R, दिस इज अवर फेज एंगल। आगे समझ बात की? ओके अच्छा अब एक चीज को देखिएगा, यहां पे मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं कि आपको अच्छी तरह पता है कि ये वाला एक्सिस जो है ये सिर्फ रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप का एक्सिस नहीं है, बल्कि करंट का भी एक्सिस है, करंट भी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे था, ठीक होगा। तो अब यहां से बिल्कुल क्लियर है, अभी बता भी दिया था, प्रूफ भी किया था कि करंट जो है VRC को फाई एंगल लीड कर रहा है, तो करंट जब फाई एंगल लीड कर रहा है, या दूसरे अल्फाज में कहें वोल्टेज जो है वो लैग कर रही है, तो जब वोल्टेज लैग कर रही है तो फाई की कैलकुलेशन में यहाँ पे नेगेटिव साइन आता है, यानी फाई एंगल नेगेटिव आता है, इसकी वैल्यू कैसी आएगी, इसकी वैल्यू आएगी नेगेटिव वैल्यू आएगी, नेगेटिव वैल्यू आएगी, ठीक है। तो जब फाई की वैल्यू नेगेटिव आए तो इसका मतलब है कि वोल्टेज जो है वो लैग कर रही है, यहां पे मैं लिख भी देता हूं, इट मींस क्योंकि MCQ में पूछा जा सकता है आप लोगों से, तो यहीं पे आपके सामने तक क्लियर हो जाए, इट मींस वोल्टेज लैग्स करंट, फाई नेगेटिव आने का, फाई के नेगेटिव आने का मतलब है कि वोल्टेज करंट को लैग कर रही है। आगे समझ, जबकि कल हमने देखे RL सर्किट जो था उसके लिए हमने कैलकुलेशन की थी तो 5 पॉजिटिव आ रहा था, तो जब 5 पॉजिटिव आ रहा था तो वोल्टेज लीड कर रही थी, तो जब कभी भी 5 पॉजिटिव आए तो वोल्टेज लीड करेगी, 5 नेगेटिव आए तो वोल्टेज लैग करेगी। आगे समझ बात की? तो ये हमने फाई एंगल कैलकुलेट कर लिया जी, यहां तक कोई मसला, यस एनी प्रॉब्लम? तो अब हमने क्या करना है, देखें हमने ये भी देख लिया कौन लीड कर रहा है और कौन लैग कर रहा है, तीन ही काम हमने करने होते हैं ना। पहला काम हमने क्या करना होता है कि हमने ये चेक करना होता है कौन लीड कर रहा है, कौन लैग कर रहा है, और कितना लीड या लैग कर रहा है। तो हमने ये देख लिया था स्टार्ट में कि
जो है यहाँ पे करंट लीड करता है वोल्टेज को। फिर हमने देखना था कितना लीड करता है, तो जितने एंगल लीड करते हैं उस एंगल की कैलकुलेशन करनी होती थी, वो एंगल की कैलकुलेशन भी हमने कर ली। इतने एंगल जो है करंट वोल्टेज को लीड कर रहे। फिर हमने क्या करना होता था, फेजर डायग्राम ड्रा करनी होती थी, फेजर डायग्राम भी ड्रा कर दी आपके सामने। आखिरी काम हमने क्या करना होता था, हमने इक्वेशन बनानी होती थी अपनी इस इंफॉर्मेशन की बेस पे, कि जब हमें पता चल गया कि कौन लीड कर रहा है और कितना लीड कर रहा है, तो उसकी बेस पे हमने अपनी इक्वेशंस बनानी होती थी वोल्टेज और करंट की। तो अब इक्वेशंस बना लेते हैं। तो देखें जरा, नाउ इक्वेशंस कंस्ट्रक्शन। अब हमने अपनी इक्वेशंस कंस्ट्रक्ट करनी है। तो देखें जरा, अब इक्वेशंस को हम कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। देखें, अगर मैं करंट को स्टैंडर्ड बना लेता हूं, इफ आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। अगर मैंने करंट को स्टैंडर्ड बना लिया, करंट की इक्वेशन को, तो वोल्टेज क्या बनेगी, इफ करंट इज दिस, तो देन वोल्टेज क्या बनेगी, वोल्टेज बनेगी V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। और आगे क्या लिखूं, चलें अब आप बताएं क्या लिखूं। हाँ जी, बोल दें क्या लिखूं अब मैं यहाँ पे, ओमेगा टी आगे प्लस या माइनस, क्या हो गया। देखें ना, वोल्टेज जो है वो करंट से पीछे है ना, फाई एंगल। तो इसका मतलब है कि अगर करंट का एंगल ओमेगा टी है तो वोल्टेज का फाई डिग्री पीछे होगा, तो इसलिए ओमेगा टी में से फाई को सब्ट्रैक्ट करेंगे। आई समझ बात की। और इसी तरह अगर मैं वोल्टेज की इक्वेशन को स्टैंडर्ड बना लूं, इफ V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, तो अगर वोल्टेज की इक्वेशन को मैंने स्टैंडर्ड बना लिया, तो अब करंट की इक्वेशन क्या बनेगी, देन अब करंट की इक्वेशन क्या बनेगी, करंट की इक्वेशन बनेगी I इज इक्वल टू आई एम, चलें अब आप लोग बताएं, आई एम साइन ओमेगा टी, आगे क्या लिखूं जी, प्लस फाई। सिंपल सी बात है, क्योंकि करंट वोल्टेज को फाई एंगल लीड कर रहे हैं, करंट वोल्टेज से फाई एंगल आगे है, तो इसलिए यहाँ पे प्लस फाई आ जाएगा। तो ये आ गई वोल्टेज की इक्वेशंस की कंस्ट्रक्शन जी। कोई मसला अब इसमें। देखें, अब हमने अपने आरसी सर्किट के अक्रॉस पावर लॉस फाइंड करना है, तो फिर वही हम काम करेंगे, रेजिस्टिव सर्किट, कैपेसिटिव सर्किट, और फिर उन दोनों से जो इंफॉर्मेशन मिलेंगी उनको कंबाइन करके सिमिलरली करके हम अपने आरसी सर्किट का पावर लॉस लिख देंगे, जैसे आरएल के लिए हमने किया था, जैसे आरएल का पावर लॉस फाइंड किया था, बिल्कुल उसी तरह आरसी के। तो देखें जरा, पहले फॉर रेजिस्टिव सर्किट, फॉर रेजिस्टिव सर्किट, देखें अब रेजिस्टिव सर्किट का जो पावर लॉस था वो क्या था, रेजिस्टिव सर्किट का पावर लॉस था अगेन वी आर एम एस आई आर एम एस, वी आर एम एस आई आर एम एस, जिसको अगले स्टेप में हमने क्या लिखा था, इसको हमने लिखा था, वही सब कुछ रिपीट हो रहा है, वी आर एम एस आई आर एम एस इन टू 1। उससे अगले स्टेप में हमने इसको क्या लिखा था, इसको लिख दिया था 1 को वी आर एम एस आई आर एम एस, और 1 को हमने लिख दिया था व्हाट, दैट वाज cos ऑफ 0 डिग्री। ठीक है, और वहीं पे डिस्कस कर दिया था, अब मेरा नहीं ख्याल कि दोबारा रिपीट करने की जरूरत है, कि cos 0 इज एक्चुअली द पावर फैक्टर ऑफ अवर रेजिस्टिव सर्किट एंड 0 डिग्री इज द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इन रेजिस्टिव सर्किट। डिस्कस कर दिया था वहीं पे, ठीक है, अब दोबारा उसकी तरफ मैं नहीं जा रहा। तो ये हो गया आर सर्किट। अब इसी तरह फॉर सी सर्किट, अब सी सर्किट के लिए क्या होगा जी, फॉर सी सर्किट, तो रेजिस्टिव सर्किट के केस में भी पावर कितनी थी, पावर थी 0, और 0 का हमने फिर क्या लिखा था वी आर एम एस आई आर एम एस इनटू कॉज ऑफ 90। ठीक हो गया, इनटू 0 था ना, चले मैं पहले ऐसे लिख देता हूँ, इनटू 0, और फिर क्या लिखेंगे वी आर एम एस आई आर एम एस कॉज ऑफ 90, क्योंकि कॉज 90 0 होता है असल में। ठीक हो गया, और फिर वही बात कि cos 90 इज पावर फैक्टर ऑफ अवर कैपेसिटिव सर्किट, एक चीज, एंड 90 डिग्री इज द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इन कैपेसिटिव सर्किट। आगे समझ बात की। अब हम आते हैं अपने ओरिजिनल सर्किट की तरफ, यानी आरसी सर्किट की तरफ, फॉर आरसी सर्किट। अब सिमिलरली करके वो भी लिख देंगे फॉर आरसी सर्किट। तो देखें आरसी सर्किट के लिए भी पावर लॉस क्या होगा, यही होगा आर वी आर एम एस आई आर एम एस, और साथ में क्या आ जाएगा, साथ में आ जाएगा पावर फैक्टर जी। क्या बनेगा पावर फैक्टर, अभी तो हमने कैलकुलेट किया उसको, फेज डिफरेंस को हमने फाई का नाम दिया हुआ है, तो वी आर एम एस आई आर एम एस, और साथ में आ जाएगा
cos ऑफ फाई, ठीक हो गया, cos ऑफ फाई। और कॉन्सेप्ट वही सारे का सारा है कि जो भी फेज डिफरेंस होता है हमारे गिवन सर्किट में वोल्टेज और करंट के दरमियान जो भी फेज डिफरेंस होता है, उस फेज डिफरेंस पे कॉज अप्लाई करें तो आपको पावर फैक्टर मिल जाता है। इस केस में रेजिस्टिव सर्किट में फेज डिफरेंस 0 था, करंट और वोल्टेज इन फेज थे, तो फेज डिफरेंस 0 था। तो जब 0 था तो cos 0 जो है वो हमारा पावर फैक्टर बना रेजिस्टिव सर्किट के लिए। हमारे कैपेसिटिव सर्किट में करंट वोल्टेज को 90 डिग्री लीड कर रहा था, यानी फेज डिफरेंस 90 डिग्री का था। तो उस 90 पे cos अप्लाई हमने किया तो cos 90 हमें पावर फैक्टर मिल गया। तो आरसी सर्किट में फेज डिफरेंस कितना था, फाई का नाम दिया हुआ था ना, तो उस फाई पे cos अप्लाई करें आपको पावर फैक्टर मिल जाएगा। ठीक है, सो इस केस में पावर फैक्टर कितने, cos फाई। और फाई की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की थी, क्या होता है फाई, फाई वाज tan इनवर्स ऑफ माइनस XC डिवाइडेड बाय R, ये था फाई जी। इज इट क्लियर नाउ?